हाफिज सईद साहब अगर गुस्से में आ गए तो भारत में बैठे हुए बहुत सारे ऐसे उनके दोस्त हैं जो मोदी का जीना दुश्वार कर देंगे। बंगाल में बैठा हुआ नासिर खान बलात्कारी वही है। तो ये सब कुछ पाकिस्तान और तुर्की की फंडिंग पर होता है। हमारे प्लेट से रोटियां वो लोग आधी बांट कर खा रहा है। नहीं तो कोई ऐसे घाती लोग हैं जो यहीं पर हैं। जम्मू कश्मीर में पुलिस ऑफिसर बनकर बैठे हैं, वो भी नागरिकता उनकी पाकिस्तान की है। पाकिस्तान IMF लोन उठाता है, ये जो पाकिस्तान चाइना से चंदा उठाता है, ये जो कतर से चंदा उठाता है, ये जो तुर्की से चंदा उठाता है, ये जो ट्रंप को बेवकूफ बना बना करके जो लोन ले रहा है, तो क्या वो अपने इंप्रूवमेंट में लगा रहा है? क्या वो अपने देश को इन्हांस करने में लगा रहा है? अपने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को चेंज करने में लगा रहा है? नहीं, पाकिस्तान तो जग थक है। और पाकिस्तान तो हमेशा से इस चीज के लिए जाना गया है कि भाई वो टेररिज्म ऑर्गेनाइजेशन को और टेररिस्ट को रोटी बोटी देता है। आपको याद होगा, क्योंकि पहलगाम मामले में आप बहुत एक्टिव थे, तो आपको याद होगा कि पहलगाम मामले के वक्त में मसूद अजहर के एक समर्थक था और उसके साथ मीडिया बैठी थी पाकिस्तान की। तो वो मीडिया ने क्या कहा था कि एक बार अगर हाफिज सईद साहब अगर गुस्से में आ गए तो भारत में बैठे हुए बहुत सारे ऐसे उनके दोस्त हैं जो मोदी का जीना दुश्वार कर देंगे। तो ये झांगुर बाबा वही है, या बंगाल में बैठा हुआ नासिर खान बलात्कारी वही है, या बंगाल में बैठा हुआ ताहा सिद्दीकी वही है, या जमायतुल उलमाए हिंद वही है। अब आप सोचिए कि देवबंद से 2019 से लेकर के 2025 तक में 5 बार गजवाए हिंद का नारा लगा है। कोई इसको इनकार नहीं कर सकता है। बाद में देवबंद ने कहा कि नहीं, वो तो एक मेल आया था तो हमने उसका रिप्लाई दिया। क्यों तुम रिप्लाई दोगे? तुम पुलिस को क्यों नहीं बताओगे? तुम NIA को क्यों नहीं बताओगे? तुम क्यों नहीं कहोगे कि पता नहीं, देखिए किसने पूछा है कि गजवाए हिंद कैसे होगा और कब होगा? तुम चुपचाप मेल का रिप्लाई दे रहे हो कि तुमको गजवाए हिंद करना है। तो ये सब कुछ पाकिस्तान और तुर्की की फंडिंग पर होता है। यहां पर जो है एक बहुत बड़ा मसला खड़ा हो रहा है बांग्लादेश को लेकर के। बांग्लादेश को जो है जिस तरीके से अभी चर्चाओं में है और जिस तरीके से भारत के साथ में उसके संबंध जिस तरीके से हाशिए पर आए हैं, यहां पर जो है एक बात उठ रही है इन्फिल्ट्रेशन की। वहां पर गैरकानूनी तरीके से जिस तरीके से सरहदें पार की जा रही हैं, बड़ी संख्या में जो बांग्लादेशी हैं वो भारत की सरहदों में आ रहे हैं। और दिल्ली पुलिस ने इवन जो है दिल्ली में ही बहुत सारे स्लम्स में कुछ ऐसे बांग्लादेशी पकड़े हैं जो यहां पर रह करके जो है जाली डॉक्यूमेंट बना करके छिप करके रह रहे हैं। आखिर ये किस तरीके से आ रहे हैं, कौन इनको शह दे रहा है, ये इस समय भारत सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती बना हुआ है। भारत की सुरक्षा के सामने एक बहुत बड़ा खतरा है ये। आखिर नज़र जी, राम जी, सिर्फ सुरक्षा का खतरा नहीं है, बल्कि हमारे प्लेट से रोटियां वो लोग आधी बांट कर खा रहा है। अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आ जाता है, वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन से ज्यादा रह जाता है, तो हमें अनकंफर्टेबल महसूस होने लगता है, क्योंकि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में प्रॉब्लम इश्यूज होते हैं। अगर कोई गेस्ट आता है, 4 दिन के लिए भी आता है, तो कोई आ करके बस गया है यहाँ पर, हमारा आधा राशन ले रहा है, हमारी आधी नौकरी ले रहा है, हमारा आधा सब कुछ वो बांट रहा है, और फॉर नो रीजन, और ऊपर से देश के लिए सुरक्षा का खतरा भी बन करके बैठा हुआ है। नहीं तो कोई ऐसे घाती लोग हैं जो यहीं पर हैं, जो इस तरह से जो है इस तरह गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं, उनकी शह पर वो लोग आ रहे हैं। अभी ये तो कौन है, ये क्या है? अभी तो पहलगाम में बहुत कुछ डिकोड हुआ। ऑपरेशन सिंदूर के वक्त में जो केंद्र की सरकार ने 45 घंटे का समय दिया पाकिस्तानियों को निकलने के लिए, तो हमने तो भाई ये तक पा लिया कि जो जम्मू कश्मीर में पुलिस ऑफिसर बनकर बैठे हैं वो भी नागरिकता उनकी पाकिस्तान की है। जो वक्फ बोर्ड के मजिस्ट्रेट बन करके बैठे हुए हैं, उनको भी नोटिस आया था कि भैया पाकिस्तान चले जाओ अब। फिर जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट ने उनको स्टे दिया कुछ दिन का कि अपना क्लियर कर लो जी। ठीक है। उसके बाद हमने ये देखा कि एक बुड्ढी आई है 1980 में और आज तक वो यहीं पर बैठी हुई थी, उसने पूरे खानदान बना दिए यहाँ पर, लेकिन उसकी नागरिकता आज भी पाकिस्तान की थी, उसको निकाला गया। उसके बाद हमने मुसलमान लड़कियों को देखा कि वो पाकिस्तान की बुलबुल है और बाबुल यहाँ है, अपनी आंखों से देखा हमने। तो ये जो हिजाबन जो है, आपको क्या लगता है कि ये जिहादन नहीं है? पाकिस्तान जो है वो जानबूझ करके भारत की मुसलमान बेटियों को कन्विंस करता है। वहां के लड़के जरा
चमकीले टाइप के होते हैं, जरा लहराने वाले टाइप के होते हैं, मीठी मीठी बातें बोलते हैं, और हमारी बेटियां वहां जा करके बसती हैं। अब जितने भी जम्मू कश्मीर क्योंकि पाकिस्तान से पीओके से जुड़ा हुआ है, तो वहां जो लोग पाकिस्तान से आए हुए हैं, जो महिलाएं आई हैं, वो आज भी अपनी बेटियों की शादी पाकिस्तान में ही करवा रही हैं। वो तो देखिए वहां से जो आई हैं या फिर जो आए थे पहले और कई सालों से जो रह रहे हैं, वो तो एक्सटेंडेड वीजा पर थे, ठीक है, उनका बार बार जो है वीजा को एक्सटेंड किया जा रहा था। ये बांग्लादेश की तरफ से जो घुसपैठ चल रही है बहुत लंबे समय से, ये क्या मसला है और क्यों नहीं रुक पा रहा? नहीं, ये मसला तो ऐसा है कि कई बार बीएसएफ पर, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स पर इल्जाम लगा दिया जाता है। और मैं 22 तारीख से 24 तारीख तक जून की मैं बात कर रही हूँ, मैं बीकानेर पाकिस्तान बॉर्डर पे थी, और बीएसएफ के कमांडेंट से मेरी बात हुई, वहाँ के डीजी से मेरी बात हुई, मैंने पूरा दिन वहाँ गुजारा, और मेरा शुरू से लेकर आखिर तक यही सवाल था कि कैसे घुसपैठिया एंटर कर रहे हैं। तो जिस कमांडेंट से मेरी बात हुई बीएसएफ के, उन्होंने कहा कि ये जो प्रॉब्लम है ये बंगाल में है, ये जो प्रॉब्लम है ये राजस्थान में नहीं है मैडम जी। राजस्थान का न्यूज भी नहीं आता होगा कि यहाँ पर घुसपैठिया एंटर कर रहे हैं। ये जम्मू कश्मीर के बॉर्डर में प्रॉब्लम है, ये बंगाल के बॉर्डर में प्रॉब्लम है। तो वो क्योंकि उन्होंने बताया कि बैरकपुर के में भी वो कैंट में रह चुके हैं और बड़े पद पे थे। तो उन्होंने बताया कि जब हम लोग हाड़वा में बशीर हाट में रहते थे बॉर्डर के पास, तो मैंने तो शूट आउट का ऑर्डर दे दिया था। ये वो कमांडेंट मुझे बता रहे हैं कि मैंने बोला था कि रात में 12 बजे के बाद जब सारी लाइटें ऑफ हो जाती हैं, और करना भी है, बॉर्डर को सिक्योर करने के लिए सारी ब्लैकआउट हो जाती हैं, तो वहां से वो घुसना स्टार्ट करते थे। और जब वो घुसते थे तो मैंने इंडिविजुअली शूट आउट का ऑर्डर दिया, और तब जाकर के सरकार से फोन आया, राज्य सरकार से, कि तुम क्या मर्डरर हो गए हो, तुम लोगों को मार रहे हो। तो भैया राज्य सरकार काम भी तो नहीं करने दे रही कि घुसपैठिया घुसे ना। राज्य सरकार, अब जैसे पश्चिम बंगाल है, पश्चिम बंगाल में तुम हम में से कोई भी क्यों कोस रहा है बीएसएफ को? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को कोसने की जरूरत ही नहीं है। सोनारपुर में और साउथ 24 परगना में, साउथ कोलकाता में सद्दाम सरदार जो टीएमसी का कार्यकर्ता था, उसके घर से सुरंग पाया गया है, और वो सीधा बांग्लादेश तक था। बेडरूम से सुरंग था, बेड के नीचे से, और पश्चिम बंगाल से सुरंग बांग्लादेश तक जी, साउथ कोलकाता से। और ये आप गूगल में सर्च कर लीजिए कि किस तरीके से एनआईए ने और कोलकाता पुलिस ने उस मामले को, कोलकाता पुलिस तो बाउंड हो गई जब एनआईए एनएसजी खड़ी हो गई कि भाई हमको पता चला है कि ऐसा है, और बेडरूम है, और बेड के नीचे सुरंग है, और सुरंग के ऊपर ऐसा कालीन बिछा हुआ है कि आपको समझ में भी नहीं आएगा कि इसके नीचे सुरंग है जो सीधा बांग्लादेश जा रहा है। और सिर्फ घुसपैठिया नहीं आ रहे थे वहां से, सोना चांदी का व्यापार हो रहा था, नशा का व्यापार हो रहा था, औरत का व्यापार हो रहा था, किन्नर के भेष में जो गुंडा, मर्डरर, चोर चुट्टे, पॉकेट मार जो आते हैं, उनका व्यापार हो रहा था। आप डायमंड हार्बर चले जाइए, डायमंड हार्बर में 60% किन्नर जो हैं वो बांग्लादेशी हैं। मैंने 4 केसेस करके रखे हैं कलकत्ता हाई कोर्ट में। पुलिस जो है वो थोड़ी सी इंक्वायरी, जैसे ही वो डेट आता है, लिस्टेड होता है कलकत्ता हाई कोर्ट में, वो थोड़ा सा इंक्वायरी टच करता है और उसके बाद फिर छोड़ देता है, क्योंकि वो वोटर बन चुके हैं ममता दीदी के, क्योंकि वो वोटर बन चुके हैं उन जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला के और उमर अब्दुल्ला के। उस तरफ से पाकिस्तानी आ रहे हैं और बंगाल से बांग्लादेशी आ रहे हैं। इवन आप सोचो कि जब सो कॉल्ड छात्र प्रदर्शन चल रहा था, स्टूडेंट का प्रोटेस्ट चल रहा था, जो जमात इस्लामी के नेतृत्व में बांग्लादेश में चल रहा था हिंदू जेनोसाइड के लिए, तो आप याद कीजिए कि ममता बनर्जी ने किस स्टेटमेंट स्पीच दिया था मंच से खड़े होकर के, वो भी राज्य सरकार की मंच थी वो, कि जिन जिन स्टूडेंट को बांग्लादेश में प्रॉब्लम हो रहा है, बंगाल का दरवाजा खुला है, आ जाओ। खुला निमंत्रण। हाँ, ये उन्होंने खुद बोला है भाई, मैं नहीं बोल रही हूं, ये ममता बनर्जी ने खुद बोला है। और 11 दिन के बाद पता चला ममता बनर्जी को कि शेख हसीना को नंगे पैर भागना पड़ा।
तब ममता बनर्जी ने तुरंत प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि जो जो केंद्र की सरकार कहेगी वही मैं करूंगी, उसी को एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि उनको लगा कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि मेरे ऊपर आ जाए। तो खुला इनविटेशन है बांग्लादेशियों के लिए। अब मैं आपको 2025 अप्रैल की बात बता रही हूँ। 2025 अप्रैल जावेद अहमद खान जो जिसके एंसेस्टर पाकिस्तानी हैं, वो ममता बनर्जी के मंत्रालय का सबसे इंपॉर्टेंट मंत्रालय पे बैठा हुआ है। वो फायर मिनिस्टर बना हुआ है और पॉकेट वोट है उसके पास कस्बा कॉन्स्टिट्यूएंसी का। गुलशन कॉलोनी उसी के क्षेत्र में आता है, उसी की कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है। उसमें से 7 बांग्लादेशी घुसपैठिया अरेस्ट किए गए। ठीक है, अचानक से सुरक्षा एजेंसी आई और उन्होंने अरेस्ट किया और लोकल पुलिस को समर्थन देना पड़ा। अब जब जावेद अहमद खान से पूछा जा रहा है कि पूरी गुलशन कॉलोनी का डेवलप का काम, कंस्ट्रक्शन का काम तो आपका बेटा ही किया है, फैज अहमद खान, और वो कंस्ट्रक्शन करता है, सत्ता और गद्दी पर बैठ करके, वो नेतागिरी तो करता नहीं है। तो ये गुलशन कॉलोनी में कैसे रजिस्ट्री करवाया गया, कैसे इनको घर मिल गया? तो पता है अब वो एक्टिंग क्या कर रहा है, मीडिया वालों मुझे बचा लो, ये बांग्लादेशी मुझे मार के चले जाएंगे, मैं तो खुद बहुत डरा हुआ हूं, कहीं ये बांग्लादेशी मुझे ना मार के चले जाए। वो भाई पूरी गुलशन कॉलोनी का कारभार, पूरी गुलशन कॉलोनी का देखरेख और पूरी गुलशन कॉलोनी का A to Z कंस्ट्रक्शन खुद जावेद अहमद खान टीएमसी मंत्री के बेटे ने किया है, फैज अहमद खान ने। तो भैया घर भी तो तू ही दे रहा है, तो फिर तू डर क्यों रहा है? अब मजदूर पाड़ा खाल पाड़ा जो जावेद अहमद खान के ही क्षेत्र में आता है, हर 6 महीने के बाद पूरा आदमी बदल जाता है। हर 6 महीने के बाद। आप जैसे अभी जुलाई में गए हैं, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आप जाइएगा, घर वो ही रहेगा, झोपड़पट्टी वही रहेगी, व्यक्ति दूसरा रहेगा, क्योंकि 6 महीने का ड्यूरेशन होता है। अच्छा। उनको लाया जाता है, 6 महीने में उनको फेमिलियर बनाया जाता है, उनको आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, उनको ड्राइविंग लाइसेंस, उनको रेसिडेंशियल प्रूफ बना करके दिया जाता है और उसके बाद फिर उनको बिखेर दिया जाता है। जब ये बात इतनी हाईलाइटेड है और मतलब कि पब्लिक की जानकारी में भी है, तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि जो पश्चिम बंगाल पुलिस है वो इस बात से अनभिज्ञ हो? तो फिर उनकी तरफ से क्यों नहीं एक्शन होता? पश्चिम बंगाल की पुलिस तो पपेट है टीएमसी सरकार की। पश्चिम बंगाल की पुलिस तो विथ यूनिफॉर्म कार्यकर्ता है तृणमूल कांग्रेस की। पश्चिम बंगाल में सफोकेशन में वो लोग रहते हैं जो संवैधानिक बात करते हैं। हम जैसे लोग तो रोज रात में एक ड्रेस आयरन करके बेड पर लेकर के सोते हैं कि सुबह 6 बजे पता नहीं कौन सी पुलिस आएगी अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि आज मैंने संवैधानिक बात कर दिया है, आज मैंने घुसपैठियों को भगाने की बात कर दी है, आज मैंने बलात्कारियों को अरेस्ट करने की बात कह दी है, तो मुझे तो अरेस्ट होना ही पड़ेगा। पश्चिम बंगाल में राजा महाराजा शहंशाह बादशाह बन करके वो रहता है जो रेप करता है, जो तोलाबाजी करता है, जो घुसपैठियों को घुसाता है, जो वहां पर दबंगई करता है, जो वहां पर चोरी चमारी करता है, जो वहां पर आर्मी कैंटोनमेंट की जमीन हड़प करता है, जो वहां पर इलीगल डेवलपिंग का काम करता है, जो वहां पर मारपीट का काम करता है, जो वहां पर छोटी छोटी बच्चियों का चीर फाड़ करके रेप करता है, वो पश्चिम बंगाल में खुशी खुशी रह रहा है। और उनका आधार कार्ड भी बनता है। हाँ, इजिली बनता है। आप पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों का अगर रिसर्च डिकोड करना है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अलीपुर जेल चले जाइए। अलीपुर जेल की लिस्ट और खाता, किसी वकील को लेकर के जाइएगा, लिस्ट और खाता देखिएगा, जिसमें अगर अलीपुर जेल के अंदर वुमेन करेक्शनल होम और जेंट्स दोनों में विजिट कीजिए। वुमेन करेक्शनल होम में मान लीजिए 10,000 महिलाएं जो हैं आरोपी अंदर में हैं, उसमें से 3,000 वो पकड़ाई हुई घुसपैठियां हैं, जिनको जानबूझ करके 6 महीना जेल के अंदर छोड़ा जाता है और उसके बाद फिर उनको निकाल करके फेमिलियर बनाया जाता है। अब आप 6 महीना क्यों छोड़ देते हो जेल के अंदर? आप सीधा उनको वापस करो, भेजो, बीएसएफ के हवाले करो। आप केंद्र की सरकार को बताओ, आप सुरक्षा एजेंसी को बताओ कि ये घुसपैठिया हमने पकड़ा है, अभी मैंने जेल की कस्टडी में रखा है, आप इसको ले जाओ भैया, डंप करो इसको जहां से आया है। 6 महीना, 7 महीना, साल भर बांग्लादेशी घुसपैठिया जो है वो वुमेन्स अलीपुर करेक्शनल होम में रहते हैं। बिल्कुल, और ये एक बहुत बड़ी समस्या है। और जब दिल्ली पुलिस ने दिल्ली की स्लम बस्तियों से जब इन बांग्लादेशियों को पकड़ा था और फिर जब इस बारे में बांग्लादेश की सरकार को और वहां की जो रेंज है, जो रेंजर्स है वहां के, जब उनको इन्फॉर्म किया गया इस बारे में, तो उन्होंने भारत से उल्टा ये कहा कि आप सबूत दीजिए कि ये बांग्लादेशी लोग हैं। यानी कि उन्होंने हमसे ही उल्टा सबूत मांगा कि आप प्रूफ करो कि ये बांग्लादेशी हैं, इनके डॉक्यूमेंट्स दिखाओ,
तो हम इनको वापस लेंगे। अब आप खुद सोचिए कि कोई जो है घुसपैठिया अपने साथ बांग्लादेश का सर्टिफिकेट लेके आएगा कि मुझे वापस करो। ये बड़ी ही हास्यास्पद सी बात है। दूसरी बात ये कि ये जो है अपने आप में भारत के सामने बहुत विकट समस्या है, और ये किसके शह पर हो रहा है ये भी अपने आप में एक डिबेट का विषय है। यहां पर देखिए, बांग्लादेश की तरफ से जो घुसपैठ है वो अपने आप में बहुत जो है चिंतनीय विषय है, और सरकार इस पर हालांकि काम भी कर रही है और तेजी में काम कर रही है कि इनको वापस किसी तरह से निकाला जाए। लेकिन एक और यहां पर जो बांग्लादेशियों के अलावा जो एक और है चर्चाओं में, वो है रोहिंग्याज। जो रोहिंग्या मुस्लिम है उनका जो ताल्लुक है वो म्यांमार से है। म्यांमार से वो आए थे और करीब 10 साल से ऊपर हो चुका है जब वो भारत में घुसे भी, और अब किन किन राज्यों में कहां कहां पर छिपके बैठे हैं, कितनी आबादी में है, इसकी कोई सटीक फिगर नहीं है। उस समय यूपीए की गवर्नमेंट हुआ करती थी। अब मोदी सरकार के सामने भी विकट समस्या। अब सरकार के पास तो नेटवर्क होता है अपना, तो मोदी सरकार क्यों नहीं इनको जमा करके वापस भेजती है म्यांमार? क्या दिक्कत है? 1-2 हो, 1 लाख हो, 1 करोड़ हो तो ढूंढना तो बहुत आसान है ना 28 राज्यों में। लेकिन अनकाउंटेबल हो और उसके बाद फिर अलग अलग राज्यों की सरकार का उनके सर पर छत्र छाया हो, आंचल हो, तो फिर तो बहुत मुश्किल होती है। आपको याद होगा कि सबसे ज्यादा एनआरसी का विरोध अगर इस पूरे भारत में किसी ने किया है तो ममता सरकार ने किया है, और फिर उनके सुर में सुर सबने मिलाया कि एनआरसी नहीं होने देंगे। अब अभी देखिए कि इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत जो है बिहार में स्क्रूटनी कर रहा है तो भी तेजस्वी यादव रो रहा है। अब अभी अगर यही स्क्रूटनी पश्चिम बंगाल में इलेक्शन से पहले अगर हो गया तो फिर वो तो कुछ और ही करेगी, वो तो कुछ और ही करेंगी, पूरा एकदम से पता नहीं क्या ही होगा। तो अभी बात यह है कि केंद्र की सरकार एकमात्र सरकार अभी आई है जो 2014 से आई है जिसने रोहिंग्या, बांग्लादेशी और पाकिस्तानी घुसपैठियों पर बात करना स्टार्ट भी किया है। नहीं तो एक बार सिर्फ विदेश के चैनल पर इंदिरा गांधी ने कहा था कि जो घुसपैठिए आए हैं उनको जाना पड़ेगा, और एक बार, मात्र एक बार सिर्फ राजीव गांधी ने अपनी स्पीच सभा में रायबरेली की सभा में कहा था कि जो घुसपैठिए आए हैं उनको जाना पड़ेगा, बस। अब ये बार बार एनआरसी हो या घुसपैठियों को निकालना हो, ये तो अब हम कह रहे हैं, केंद्र की सरकार कह रही है, हम तो काम कर रहे हैं, हम तो कोशिश में लगे हुए हैं।